हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ, किस जगह से शुरू हुआ और कौन कौन से इंडिया के जो कौन कौन से पार्ट हैं वहां तक ये रिवोल्ट फैला। अब ये रिवोल्ट की बिगिनिंग एंड स्प्रेड हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि मंगल पांडे कौन है। मंगल पांडे एक ब्राह्मण सिपाही हैं। ठीक है, ब्राह्मण एक सिपाही हैं जो कि ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण सिपाही ऑफ बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में। रिफ्यूज टू यूज इनफील्ड राइफल। ठीक है, हमने देखा कि जो इनफील्ड राइफल है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है। अब उस इनफील्ड राइफल के बारे में ये अफवाह है कि उसके अंदर जो पेपर यूज होता है, उस पेपर में जो ग्रीस यूज होता है वो किससे बना है, उसमें क्या मिलाया जाता है, बीफ और पिग फैट मिलाया जाता है, जो कि इनके रिलीजन के, ब्राह्मण रिलीजन के खिलाफ है। ठीक है, तो मंगल पांडे जो है एक यंग बॉय होते हैं, वो इस चीज को रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं ये राइफल यूज नहीं करूंगा। अब मंगल पांडे कब मना करते हैं, ये 29 मार्च 1857 में इस चीज के लिए मना करते हैं। ये कौन सी इन्फेंट्री से होते हैं, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री जो होती है उसमें एक सिपाही होते हैं जो कि एक ब्राह्मण सिपाही हैं, बैरकपुर बंगाल में ये पोस्टेड है। ठीक है, इसी टाइम पे क्या होता है, बंगाल में 2 फेब 1857 को, ठीक है, एक 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो भी बहरमपुर उड़ीसा में जो है वो रिवोल्ट नहीं ऐसे रिफ्यूज कर देती है कि हम ये चीज नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं रिवोल्ट कहाँ से शुरू होता है। मंगल पांडे इस चीज को रिफ्यूज करते हैं। जो रियल रिवोल्ट है वो शुरू होता है, स्टार्ट्स एट मेरठ से स्टार्ट होता है। कब, 10 मई 1857। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। अब दिल्ली से ये थोड़ा सा ही दूर है, जो कि स्टार्ट होता है मेरठ में। ठीक है, 10 मई 1857 को जो रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट होता है मेरठ से। और जहां उससे पहले मंगल पांडे जो है बंगाल में बैरकपुर में जो तैनात सिपाही होते हैं वो इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर देते हैं। अब ये रिवोल्ट तो शुरू हो जाता है, मेरठ से रिवोल्ट तो शुरू हो जाता है, लेकिन रिवोल्ट के लिए एक सिंबॉलिक हेड की तो जरूरत होती है ना, कि ब्रिटिशर जब हट जाएंगे तो हमारे राजा या हमारे रूलर या हमारा जो हेड है वो ये होगा। तो इस हेड के लिए चूज किया गया किसको, चॉइस ऑफ बहादुर शाह जफर एज सिंबॉलिक हेड किसको चूज किया गया उस टाइम, बहादुर शाह जफर को किया गया जो कि दिल्ली में थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर कौन थे, लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, ये मुगल रूलर थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो हमारे टाइम पे मुगल रूल ही चल रहा था, उसके बाद में भी सब अलग अलग हो गए थे, लेकिन मुगल्स एज ए रूलर थे उन, तो इसलिए हमने हमारे जो सिंबॉलिक हेड है बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल रूलर थे उनको चुना। रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, सिविलियंस ने ज्वाइन किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस रिवोल्ट में देखी गई। अब हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट के सेंटर्स कहाँ थे। सेंटर्स मींस ये रिवोल्ट कहाँ कौन कौन से एरिया में हो रहा था, उस एरिया में इस रिवोल्ट को लेड कौन कर रहा था। तो ये अवध में हुआ था जो कि ईस्ट यूपी में है, रोहिलखंड वेस्टर्न यूपी में हो रहा था, बुंदेलखंड साउथ एंड वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट, सेंट्रल इंडिया में भी रिवोल्ट पहुंच चुका था, लार्ज पार्ट ऑफ बिहार, ईस्ट पंजाब में भी ये रिवोल्ट हो रहा था। many princely states rulers remained loyal to British but soldiers revolted। अब काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, उनसे अलायंसेस साइन करवा लिए थे। तो जो वहां के रूलर्स जो थे वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल रहते हैं, लेकिन वहां की जो आर्मी होती है उस आर्मी में जो इंडियन सिपाहीज वगैरह होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा कहाँ हुआ था, ऐसा हुआ था लाइक स्किंदियाज ग्वालियर में और होलकर इंदौर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दिल्ली जो है वहां रिवोल्ट कैसे हुआ। दिल्ली में कौन था, दिल्ली में इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे। तो दिल्ली में जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर थे, जैसे सिंबॉलिक हेड हमने दिल्ली में बनाया था बहादुर शाह जफर को। ठीक है, सिंबॉलिक हेड हमने बहादुर शाह जफर को बुलाया था जो कि एक मुगल एम्परर थे, कौन, लास्ट मुगल एम्परर थे। लेकिन रियल जो कमांडर है, जो रियल कमांड इस रिवोल्ट की दिल्ली में संभाली थी वो थे जनरल बख्त खान। ठीक है, रियल कमांडर जो थे इन्होंने यहाँ ये कमांड संभाली थी, जो बरेली में भी थे। जनरल बख्त खान जो थे वो बरेली में भी कमांड संभाले थे और दिल्ली में भी। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस ब्रिटिशर्स के थ्रू किन्होंने किया, भाई ब्रिटिशर्स भी तो इनको सप्रेस करने के लिए आए थे, तो वहां कौन कौन थे, इसमें थे लेफ्टिनेंट विलुघोबी और जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। ये सब जो थे ये ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर्स या गवर्नर जनरल या ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लीड कर रहे थे इस जो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कानपुर जो है वो यूपी में है। कानपुर में कौन लीड कर रहा था,
कानपुर यूपी में है, यहाँ पर लीडर थे नाना साहिब, ठीक है। कानपुर में जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे वो नाना साहिब थे। नाना साहिब कौन थे? अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। हमने देखा था कि पेशवाशिप भी ब्रिटिशर्स ने खत्म की थी, वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और उनसे सब्सिडरी अलाइन साइन करा लिया था। तो बाजीराव सेकंड जो लास्ट पेशवा थे उनके बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, उनका खुद की कोई बेटा नहीं था, अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। यहाँ पे और भी लीडर्स थे, राव साहिब, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ठीक है। अब इनको जो रेजिस्टेंस मिला ब्रिटिशर्स के थ्रू वो किन्होंने किया? सर ह्यूज व्हीलर ने और सर कॉलिन कैम्बलेन ने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नाना साहिब क्या थे। नाना साहिब का जो रियल नेम था वो था धोंदू पंत। नाना साहिब इनको प्यार से बोला गया था, लेकिन इनका रियल नेम था धोंदू पंत। ये कौन थे? ये अडॉप्टेड सन ऑफ एग्जाइल लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। हमने देखा कि बाजीराव सेकंड के ये लास्ट, हमने देखा नाना साहिब जो हैं वो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, ठीक है। तो उनका जो पेशवाशिप है, बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन है, तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनके जो स्टेट है उसको कैप्चर कर लिया था। अब जो नाना साहिब के दोस्त है, हिज फ्रेंड अजीमुल्ला खान प्लीडेड हिज कॉज बिफोर ब्रिटिश इन इंग्लैंड। तो इनका जो कॉज था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो गलत है, ये जो है इसकी बात जो इनके दोस्त हैं उन्होंने इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स के सामने भी रखी। नेक्स्ट है झांसी। झांसी जो कि यूपी में है, वहां कौन रिवोल्ट कर रहा था? वहां रिवोल्ट कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को जो है कौन रेजिस्ट कर रहा था? ब्रिटिशर्स के सर ह्यूज रोज, ठीक है। ये कब शुरू हुआ? ऑन 3 अप्रैल 1858 सर ह्यूज रोज रिकैप्चर्ड झांसी। अब जो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी के लिए रिवोल्ट कर रही थी, क्योंकि झांसी को भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कैप्चर किया गया था। तो इन्होंने रिवोल्ट किया था और सर ह्यूज रोज ने वापस 3 अप्रैल 1858 को रिकैप्चर कर लिया था झांसी को। सी एक्सकेप्ड टू कालपी नियर ग्वालियर वेयर तांत्या टोपे जॉइंड हर आफ्टर कानपुर वॉज लॉस्ट। हमने देखा तांत्या टोपे, देखेंगे हम, तो तांत्या टोपे क्या करते हैं? कानपुर को लॉस्ट कर जाते हैं, तो वो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो सर ह्यूज रोज हैं ब्रिटिशर्स के, तो वो मार्च टू ग्वालियर एंड कैप्चर्ड इट इन जून 1858। तो वो क्या करते हैं भाई, ग्वालियर की तरफ मार्च करते हैं जून में और ग्वालियर को भी वापस कैप्चर कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं इस रिवॉल्ट में फाइट करते करते उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं तांत्या टोपे के बारे में कि तांत्या टोपे कौन थे, ठीक है। तांत्या टोपे क्या करते हैं? पहले ये ज्वाइन करते हैं नाना साहिब को। नाना साहिब कौन है? हमने देखा कि बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन है वो नाना साहिब है, ठीक है। पहले नाना साहिब को ज्वाइन करते हैं, कानपुर को कैप्चर करते हैं। फिर क्या करते हैं? कानपुर इनके हाथों से वापस चला जाता है, ब्रिटिशर्स वापस उसे रिकैप्चर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन करते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर को भी जो है वो वापस कैप्चर कर लेते हैं और झांसी को लॉस्ट कर देते हैं। ये लोग झांसी को भाई लॉस्ट कर देते हैं, ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो वापस झांसी और ग्वालियर दोनों को ही रिकैप्चर कर लेते हैं। तांत्या टोपे जो है वो एक्सपर्ट है किसमें? गुरिल्ला वेयरफेयर की जो टेक्निक है उसमें वो एक्सपर्ट है। बट तांत्या टोपे को धोखा मिलता है, बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड मान सिंह फाइनली हैंग्ड। भाई इनके दोस्त से इनको धोखा मिलता है कि ये कहाँ छुपे हुए हैं और इनको फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा ढूंढ लिया जाता है और उन्हें फिर फांसी पर लटका दिया जाता है। इनके बाद देखते हैं कि अवध में क्या हो रहा था। अवध में जो है कौन रिवोल्ट को लीड कर रहा था? अवध में लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल जो कि अवध लखनऊ है, वहां ये रिवोल्ट कर रही थी। इनका बेटा था ब्रिजेश कादर, ठीक है, उसके बिहाफ में ये रिवोल्ट कर रही थी। अवध में जो बेगम हजरत महल है वो रिवोल्ट कर रही थी, क्यों? क्योंकि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उसको ब्रिटिशर्स ने ये कहकर हटा दिया गया था, उन पे चार्जेस लगा दिए थे मेल गवर्नेंस के, कि वो जो है वो ढंग से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे और उनको एग्जाइल करके कोलकाता भेज दिया गया था, ठीक है। तो अवध का रिवोल्ट शुरू हुआ था 4 जून 1857 के टाइम से, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने वापस उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की और इन मार्च 1858 में ब्रिटिशर्स ने अवध को वापस रिकैप्चर कर लिया था, ठीक है। बरेली जो कि यूपी में है, वहां कौन रिवोल्ट कर रहा था? वहां रिवोल्ट कर रहे थे खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली में रिवोल्ट कर रहे थे खान बहादुर खान, ठीक है। ये कौन थे? ग्रैंडसन ऑफ लास्ट नवाब ऑफ रोहिलखंड। रोहिलखंड के जो लास्ट नवाब थे उनके ग्रैंडसन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ये बरेली में रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक। ये बरेली में रिवोल्ट कर रहे थे। इन्होंने क्या किया?
1857 के रिवॉल्ट के दौरान इन्होंने खुद की गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। ये खुद ब्रिटिशर्स से सीधा फाइट के लिए उतर गए, ठीक है। अब रोहिलखंड को क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फाइनली वापस कैप्चर कर लिया। खान बहादुर खान जो है वो फिर नेपाल भाग गए थे। इन्हें वापस इंडिया लाया गया और ढाका, जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं शाहमल। शाहमल कौन थे, ये लीड कर रहे थे किसको, जार्स एंड गुज्जर्स को, बिरोल इन 1857। 1857 में शाहमल जो है वो जाट और गुज्जर्स को रिवॉल्ट के लिए लीड कर रहे थे या उनके लीडर थे। ये क्या करते थे, म्यूटिनीज को जो है म्यूटिनीज जो थी, सिपाही वगैरह थे, उनके बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे, लोगों को हथियार वगैरह पहुंचा रहे थे, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया था, ही वॉज किल्ड डिसाइडफुली एंड चॉप्ड इनटू पीसेस ब्रूटली। इनको मारा गया और इनकी बॉडी को जो है वो पीसेस में काट दिया गया। ब्रिटिशर्स ने इनके साथ क्या किया, शाहमल को इनको मार दिया और फिर इनकी बॉडी जो है उसको एकदम बेरहमी से, निर्दयता से पीसेस में काट दिया गया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जगदीशपुर बिहार, जो वहां पे कौन रिवोल्ट कर रहा था, तो जगदीशपुर बिहार में रिवोल्ट कर रहे थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह जो थे वो दोनों जमींदार थे, फिर भी ये रिवोल्ट कर रहे थे। कुंवर सिंह जो हैं वो जमींदार ऑफ जगदीशपुर थे, ठीक है, ये बिहार में है। ये एक ओल्ड मैन थे जो कि 70 ईयर इनकी एज थी, ठीक है। अब क्या करते हैं ये जो है ये बिना डरे जो सिपाही म्यूटिनी है उसको ज्वाइन करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। इन 1966 में क्या होता है, ये हमारी जो बाद में है आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड ए स्टैम्प इन हिज ऑनर। तो कुंवर सिंह के ऑनर में 1966 में गवर्नमेंट जो है एक स्टैम्प रिलीज करती है इनके सम्मान में। इलाहाबाद और बनारस में कौन रिवोल्ट को लीड कर रहा था वो हम देखते हैं। इलाहाबाद और बनारस में रिवोल्ट कर रहे थे लियाकत अली, और इनको जो रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से वो थे कॉलोनल जेम्स नील, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लियाकत अली ने क्या किया, ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी एंड इंडोक्ट्राइन एंटी ब्रिटिश आइडिया इन सोल्जर्स माइंड। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और सोल्जर्स के माइंड में ये आइडिया डाला कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करे, वो सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी फोर्स के साथ उन इलाहाबाद टाउन में एंटर कर जाते हैं। बाद में क्या किया जाता है, लियाकत अली को पकड़ लिया जाता है और इन्हें भी सेंटेंस के लिए भेज दिया जाता है, या इन्हें भी लाइफ टाइम के लिए जेल में भेज दिया जाता है। फैजाबाद यूपी, फैजाबाद यूपी में कौन रिवोल्ट कर रहा था वो हम देखते हैं। फैजाबाद यूपी में रिवोल्ट कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। ये कौन है, ये नेटिव ऑफ मद्रास, मद्रास के हैं और इनको जाना जाता है नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन। इनको इस नाम से जाना जाता है, नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन। पटना में जो है वो रिवोल्ट कर रहे थे मौलवी पीर अली, पटना में रिवोल्ट कर रहे थे मौलवी पीर अली, ठीक है। अब यहाँ रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ, पार्टिसिपेशन इन रिवोल्ट स्टार्टेड विद ए बुक शॉप। एक बुक शॉप्स थी, वहां से पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, लोग आते थे आपस में बातचीत करते थे, तो वहां से ये पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, ठीक है। बिकेम ए सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑफ हाउ टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। ये एक सेंटर ऑफ डिस्कशन बन गया कि इंडिया को जो है ब्रिटिशर से कैसे फ्री कराना है, ठीक है। पटना में मौलवी पीर अली क्या करते थे, ही अरेंज्ड गन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द रिवोल्यूशनरीज को गन और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। फाइनली इनको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और इनको सूली पर लटका दिया गया, इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब हमने देखा कि रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट है उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ तक वो फैला था, कौन कौन सी जगह में कौन कौन उसे लीड कर रहा था। लेकिन जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसे ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। और क्या रीजन रहे इनके फेलियर के वो भी हम देखते हैं। भाई सप्रेशन कैसे किया, डिफीट ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, सारे लीडर्स की डिफीट हो गई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सभी लीडर्स को हरा दिया और जो जो चीजें, जो जो स्टेट या जो जो टेरिटरी उन्होंने कैप्चर की थी उसको वापस रिकैप्चर कर लिया। अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिकैप्चर दिल्ली एंड ऑल इंडिया 20 सितंबर 1857। 20 सितंबर 1857 तक ब्रिटिशर्स ने वापस वो सारी टेरिटरीज कैप्चर कर ली जो भी रिवोल्यूशनरीज ने अपने आप कैप्चर की थी। एंड ऑफ द 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वाज फुल्ली रीस्टैब्लिश्ड। अब 1859 के एंड तक आते आते जो ब्रिटिश की अथॉरिटी थी वो वापस से पूरी इंडिया में वापस रीस्टैब्लिश हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या कारण थे 1857 के रिवोल्ट को
फेल होने में ऐसे कौन कौन से रीजंस थे कि ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया। तो वन बाय वन करके हम वो रीजंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन है सर्टेन क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट ज्वाइन एंड वर्कड अगेंस्ट द रिवोल्ट। भाई जो ये रिवोल्ट था वो इंडिया के पूरे कोने में नहीं फैला था एक तो, और कुछ क्लासेस थे या कुछ लोग थे जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। कुछ ही लोगों ने ज्वाइन किया था, बट बहुत से लोग थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था? रूलर्स, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रूलर्स ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया था, वो ऐसे किसी और कारण से ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल रहे थे। बिग जमींदार थे, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा था इसलिए वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं गए। कुछ बड़े बड़े मनी लैंडर्स थे, वो नहीं जुड़े। और कुछ एजुकेटेड इंडियन इंटेलिजेंसिया, मतलब उस वक्त के जो लोग पढ़े लिखे थे वो लोगों ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। सेकंड क्या था? लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में, जैसे नॉर्थ इंडिया में ही कुछ नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न पर्टिकुलर पार्ट में ही जो है ये रिवोल्ट फैला था, बाकी पूरे ब्रिटिश इंडिया में या पूरे इंडिया में ये रिवोल्ट नहीं फैल पाया था। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, अब ये जो रिवोल्ट है इसके अंदर कंप्लीट नेशनलिज्म की कमी थी। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने उसके लिए लड़ रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम थी, कुछ पीजेंट थे तो उनकी अलग प्रॉब्लम थी, सिपॉयज थे उनकी कुछ अलग प्रॉब्लम थी, कुछ जमींदार थे उनकी अलग प्रॉब्लम थी। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, किसी सब की एक भावना नहीं थी कि हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट रीजन था ब्रिटिश फोर्सेस वर बेटर इक्विप्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड आर्म्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनके पास टेलीग्राफ थे, हमारे लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स थे, तो कम्युनिकेशन भी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप की कमी थी। द रिबेल यूनिट्स डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान ऑफ एक्शन और अथॉरिटेटिव हेड और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, जो भी रिबेल थे, जो भी रिवोल्यूशनरीज थे, उनके पास एक कोई कॉमन एक्शन प्लान नहीं था कि इस वक्त हम सब ये करेंगे। ठीक है। सिपॉयज वर ऑल्सो पुअरली ऑर्गेनाइज, जो सिपॉय थे वो भी बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज थे। नो विजन फॉर द पोस्ट म्यूटिनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी भाई कि ये जो म्यूटिनी स्टार्ट कर देंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके लिए उनके पास कोई विजन नहीं था। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस व्यूड दिस रिवोल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग एंड मिस्टेकनली होप द ब्रिटिश वुड अशर इन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो भी एजुकेटेड इंडिया है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो सोचते थे कि ये रिवोल्ट जो है बैकवर्ड लुकिंग है, कोई भी इसका आगे कोई भी इसका वैल्यू नहीं होगी इन फ्यूचर में। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल एरिया एंड नॉट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड, कि इस पूरे रिवोल्ट में 1/4 टोटल एरिया और मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं हुई, बस बहुत ही छोटे लेवल का एक रिवोल्ट माना जाता है इसको। अब इस रिवोल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले? भाई इस रिवोल्ट को क्या 100 ईयर ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मार्क द जेनिथ ऑफ एक्सप्लोइटेशन इन इंडिया। भाई 100 साल हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर इंडियंस को एक्सप्लोइट करते हुए, और ये सबसे पीक का टाइम था। 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1857 के रिवोल्ट तक 100 साल हो जाते थे। हर डायरेक्शन में इन्होंने एक्सप्लोइटेशन किया, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। अब हम देखते हैं कि इस जो 1857 का रिवोल्ट था इससे क्या रिजल्ट्स निकले। डायरेक्ट रिजल्ट्स क्या निकले? सबसे पहला चेंज ब्रिटिश पॉलिसी पोस्ट 1857। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, ये रिवोल्ट 1857 हुआ, इसके बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया कि दोबारा कभी इस तरह का रिवोल्ट ना हो पाए। सेकेंड, विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन रूल ऑफ क्वीन, जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनका प्रोक्लेमेशन आया कि अब जो है यहाँ जो है क्राउन रूल लागू कर दिया जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। अब ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया कि इसके बाद जो है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से रूल किया जाएगा। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन द आर्मी। आर्मी में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स की संख्या ज़्यादा रखना और इंडियन ट्रूप्स की संख्या थोड़ी कम रखना। माइल्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने भी कुछ माइल्ड पॉलिसीज अपने। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, जो 1857 के रिवोल्ट है उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें उन्होंने क्या चेंजेस करे, ऐसे कौन कौन से चेंजेस करे जिससे ऐसे रिवोल्ट दोबारा होने के चांसेस ना हो। 1857 रिवोल्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।